सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिविजन करना, ठीक है। और रिविजन आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद से चीजों को नोट करेंगे, और खुद से चीजों को नोट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी सारी चीजें आपको नहीं पता है आप उसको नोट करिए एंड उसको रिवीजन करिए। जब आप उसको रिवीजन करेंगे तो ट्रस्ट में गाइस आपको बहुत सारा चीज क्लियर आउट होगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चलेगा वो हमारा सेट 10 चलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट कौन सा सेट रहेगा? सेट 10 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर वन हमसे कह रहा है कि अल्पना भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अल्पना जो है ये भारत की किस क्षेत्र की जो है ये प्रमुख लोक कला शैली। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी गुजरात की, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल की, या ऑप्शन डी तमिलनाडु की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पना जो है वो पश्चिम बंगाल की जो है प्रमुख लोक कला शैली है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की और कौन-कौन सी जो है, अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो है और कौन-कौन सी प्रमुख लोक कला शैली, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो है प्रमुख लोक कला शैली में और कौन-कौन सी लोक कला शैली आती है, जरूरी नहीं कि आपसे अल्पना ही पूछे, लेकिन याद रखिएगा अल्पना जो था ये आपका प्रीवियस में पूछा गया हुआ है प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि प्रमुख लोक कला शैली जो कि पश्चिम बंगाल की, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो और कौन सा है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका है पटचित्र। तो पहला जो है ये कौन सा है गाइस, आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका जो है पटचित्र है। इसकी अगर हम बात करें इसमें क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पटचित्र में जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कपड़े और पत्तों पर जो है ये बनाई जाती है, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान रखना है, पटचित्र को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किस पे बनाया जाता है। पटचित्र जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कपड़े पे बनाई जाती है। इसके अलावा कपड़े और जो है याद रखिएगा, कपड़े और आपको याद रखना है, कपड़े और जो है पत्तों पर बनाई जाती है पटचित्र को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कपड़े और पत्तों पर बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अल्पना, अल्पना जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये जो है आपकी अल्पना है, ठीक है। ये जो है आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये सब जो है ये आपकी अल्पना है, ठीक है, लोक कला है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, अगर हम बात करते हैं दूसरा आपका कौन सा है, तो पहला हो गया पक्षी। तो उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये आपका कौन सा है, तो दूसरा जो है ये आपका डोकरा है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका डोकरा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोकरा जो है कैसे देखिएगा, डोकरा जो है ये क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डोकरा जो है ये एक धातु कला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये कैसी है, तो याद रखिएगा डोकरा जो है ये आपको ध्यान रखना है धातु कला है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डोकरा जो है ये आपका धातु कला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा जो है ये आपका कौन सा है, तो ढोकरा डोकरा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है ये कौन सा हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो ये आपका हो गया पारखड़ी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो गया guys? इसके अलावा जो है ये आपका पारखड़ी हो गया। ये सब पश्चिम बंगाल का लोक कला है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पारखड़ी की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। पारखड़ी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है लकड़ी की खड़ी मूर्तियों का जो है ये कला होता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये क्या होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो होता है पारखड़ी जो है ये किसको कहा जाता है, लकड़ी की जो है आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की जो है खड़ी मूर्ति होती है guys, ये आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की जो है खड़ी मूर्ति जो होती है guys, याद रखिएगा लकड़ी की खड़ी मूर्तियों पर जो है इस पे कला की जाती है, ठीक है। तो लकड़ी की खड़ी मूर्तियों पे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लकड़ी की खड़ी मूर्तियों पर जो है इस पे जो है कला की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो है पारखड़ी हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन सा हो गया guys? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा आपको याद रखना है सोलह शिल्प, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कौन सा हो गया guys? तो याद रखिएगा ये हो गया आपका सोलह शिल्प। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये सब पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक कला शैली हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोलह शिल्प की अगर बात करेगा इससे आपको ध्यान रखना है, ये जो है पेड़ की सोल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किससे बनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोलह शिल्प जो है पेड़ की जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये किससे बनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेड़ की सोल से बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है ये किससे बनाए जाते हैं, पेड़ की सोल से जो है ये आपको ध्यान रखना है। पेड़ की सोल से बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पेड़ की सोल से बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरएनए का
पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन ए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है राइबो, आर से एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, ये जो है आरएनए का पूरा नाम हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें डीएनए का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये किसका है, तो ये है आपका, ये जो है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये डीएनए का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आरएनए के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम आरएनए के बारे में बात करें तो इसका जो है पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दूसरा आपको याद रखना है आरएनए जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आरएनए जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आरएनए जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये 3 प्रकार इसका कौन कौन सा है गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो है ये कौन सा हो गया, पहला जो होता है ये होता है mRNA। ठीक है, ये जो है ये क्या होता है guys? पहला जो होता है ये mRNA होता है। उसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये आपका कौन सा होता है, दूसरा जो होता है ये आपका tRNA होता है। ठीक है, दूसरा जो है ये आपका क्या कौन सा होता है, दूसरा जो होता है ये आपका tRNA होता है। और तीसरा जो है ये आपका कौन सा होता है guys? तीसरा जो होता है ये आपका RNA होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका क्या होता है RNA होता है। ये जो ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि mRNA जो होता है इसका काम क्या होता है, तो mRNA जो होता है इसका काम क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है कि जीन की जानकारी जो है ये लेकर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है mRNA जो है ये क्या करता है, इससे आपको ध्यान रखना है mRNA जो है ये आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है, तो mRNA जो है ये जीन की जानकारी लेकर जो है जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीन की जानकारी जो है जीन की जानकारी लेकर जाता है, ये आपको ध्यान रखना है mRNA जो है जीन की जानकारी लेकर लेकर जाता है। किसके लिए लेकर जाता है गाइस, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, लेकर जाता है किसके लिए लेकर जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है जीन की जानकारी लेकर जाता है किसके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, या किसके लिए लेकर जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्रोटीन संश्लेषण के लिए लेकर जाता है। ये कौन लेकर जाता है, ये आपका लेकर जाता है mRNA। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी tRNA की, ठीक है, तो tRNA की अगर हम बात करें गाइस तो tRNA का आपको क्या याद रखना है, तो अगर हम tRNA की बात करें तो इसका काम क्या होता है, तो टीआरएनए का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है एमिनो एसिड को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो टीआरएनए जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है टीआरएनए जो करता है ये एमिनो एसिड को, ये आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है एमिनो एसिड को जो है ये कहाँ पहुंचाता है गाइस, तो याद रखिए एमिनो एसिड को जो है राइबोसोम तक पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड को जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड को जो है ये आपको ध्यान रखना है राइबोसोम तक। ठीक है, एमिनो एसिड को जो है राइबोसोम तक पहुंचाने का काम किसका है, तो ये आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम जो है वो टीआरएनए का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका जो है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है इसका काम क्या होता है, तो ये होता है ये क्या होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तो आरएनए क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरएनए जो है ये क्या करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में, ये आपको ध्यान रखना है आरएनए जो है ये क्या करता है, इससे आपको ध्यान रखना है आरएनए जो है ये आपको ध्यान रखना है प्रोटीन संश्लेषण में जो है सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो है तीनों का काम मैं बता दी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका काम जो है वो आरएनए का, ठीक है, या एमआरएनए का या टीआरएनए का या आरएनए का। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एमआरएनए का काम होता है जीन की जानकारी लेकर जाता है, किस लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, और टीआरएनए का काम क्या होता है, ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। और आरआरएनए जो है ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो हो गया ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आरएनए की जो है, अगर हम बात करते हैं कि आरएनए की जो है खोज किसने की थी, यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि आरएनए की जो है, अगर हम खोज के बारे में बात करें कि आरएनए की खोज जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है आरएनए का जो खोज हुआ था वो हुआ था 1869 में। ठीक है, आरएनए का खोज कब हुआ था, 1869 में आरएनए का खोज हुआ था। और आरएनए का खोज जो है किसने किया था, तो फ्रेडरिक मीसर ने जो है आरएनए की खोज की थी। किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेडरिक जो है आपको ध्यान रखना है इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेडरिक मीसर ने जो है ये आपको ध्यान रखना है फ्रेडरिक मीसर ने जो है आरएनए की खोज की थी। और कब की थी, 1869 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि पपीता का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको बताना है कि पपीता का जो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पपीता का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये आंध्र प्रदेश में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पपीता का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में होता है लगभग 26.17% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें ये कितना होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश में जो है लगभग जो है आपको ध्यान रखना है 26.17% जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंध्र प्रदेश उत्पादन करता है पपीता का, ये जो है पहले नंबर पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पपीता के उत्पादन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा आ जाता है गाइस। अगर हम पपीता के उत्पादन में शीर्ष राज्य की बात करें, अगर हम जो है गाइस देखिएगा पपीता उत्पादन में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पपीता पपीता उत्पादन में जो है आपको ध्यान रखना है, उत्पादन में जो है 5 शीर्ष राज्य, ठीक है, उत्पादन में जो है 5 शीर्ष राज्य के बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 5 शीर्ष राज्य के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि पपीता उत्पादन में 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 शीर्ष राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये आपका कौन सा हो गया, पहला जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो हो गया जो कि अभी ऑप्शन पूछा ही गया था कि ये पहला जो हो गया ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये आपका गुजरात हो गया, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा राज्य जो है ये आपका गुजरात हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो है ये महाराष्ट्र हो गया। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये आपका महाराष्ट्र हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें चौथा राज्य आपका कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा चौथे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा आता है, कर्नाटक आता है। चौथे नंबर पे जो है ये आपका कौन सा आता है गाइस, तो याद रखिएगा चौथे नंबर पे जो है ये आपका कर्नाटक आता है। और अगर हम पांचवें नंबर की बात करें, पांचवें नंबर पे आपका कौन सा राज्य आता है, तो पांचवें नंबर पे जो है गाइस याद रखिएगा आपका कौन सा आता है, पांचवें नंबर पे जो है आपका मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो है ये आपका मध्य प्रदेश आता है। अगर हम बात करें कि यहाँ जो है कितना उत्पादन होता है, कितना फीसदी उत्पादन होता है, तो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में, जो कि मैं अभी बताई हूँ कितना फीसदी होता है गाइस, याद रखिएगा 26.17% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में जो है ये कितना होता है, तो ये जो है 19.29 जो है आपको ध्यान रखना है, यानी कि 19.29 जो है ये होता है गुजरात में होता है। उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र जो है ये कितना उत्पादन करता है, 8.6% जो है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र करता है, 8.6% जो है ये महाराष्ट्र करता है। उसके बाद अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक कर्नाटक जो है ये भी 8.56 करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है ये आपको ध्यान रखना है 8.51% जो है ये मध्य प्रदेश करता है। तो ये टोटल 5 राज्य है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये आपको ध्यान रखना है, नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये कर्नाटक में होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें असम में, असम की अगर हम बात करें तो असम में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है, इसे देखिएगा अनानास का उत्पादन जो है ये आपको ध्यान रखना है। अनानास का उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, तो अनानास का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की गई, से आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है तरबूज का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है तरबूज का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है ये मध्य प्रदेश में होता है, आपको ध्यान रखना है तरबूज का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जामुन किस कुल से संबंधित है, तो आपको बताना है जामुन किस कुल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोलेनेसी से, ऑप्शन बी अम्बेलिफेरा से, ऑप्शन सी मिर्टेसी से या ऑप्शन डी रुटेसी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है कुल का नाम जो है बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं guys। तो अगर हम बात करें जामुन जो है ये आपके किस कुल से संबंधित है, तो याद रखिएगा मिडटेसी से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जामुन किस कुल से संबंधित है, मिडटेसी से संबंधित है। अगर हम बात करें कि मिडटेसी से और कौन कौन सा संबंधित है guys, तो याद रखिएगा मिडटेसी से जो है ये आपका जामुन जो है संबंधित तो है ही है, मिडटेसी कुल से जो है आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा जामुन संबंधित है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अमरुद, अमरुद जो है ये किस कुल से संबंधित है guys, तो याद रखिएगा अमरुद जो है ये आपके मिडटेसी से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके अम्लीफेरा की अगर हम
बात करें इससे जो है आपको कौन कौन सा संबंधित है गाइस, तो याद रखिएगा लौंग जो है ये किस कुल से संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लौंग जो है ये आपके अम्बेली फेरा से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस धनिया, धनिया जो है ये आपके किस कुल से संबंधित है, ये भी आपके अम्बेली फेरा से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीरा, जीरा जो है ये किस कुल से संबंधित है, अम्बेली फेरा से। इसके अलावा अगर हम बात करें सौंफ, सौंफ जो है ये किस कुल से संबंधित है, ये भी आपके अम्बेली फेरा से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें रुटेसी से, रुटेसी से जो है ये आपका कौन कौन सा संबंधित है इससे आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपके रुटेसी से, ठीक है। तो रुटेसी की अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा आपका जो है नींबू किस कुल से संबंधित है इससे आपको ध्यान रखना है। नींबू जो है ये आपके रुटेसी कुल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नींबू हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें संतरा, संतरा जो है ये किस कुल से संबंधित हो गया, ये भी आपके जो है रुटेसी से संबंधित हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते गए तो अब आपका नेक्स्ट है आपका सोलेनेसी। तो सोलेनेसी की अगर हम बात करें, सोलेनेसी से जो है आपको कौन कौन से संबंधित है, तो आलू, आलू जो है ये किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका बैंगन, बैंगन जो है ये किस कुल से संबंधित है, तो बैंगन भी आपके सोलेनेसी से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें टमाटर, टमाटर जो है ये किस कुल से संबंधित है, ये भी आपके सोलेनेसी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका जो है याद रखिएगा आपका जो है कौन सा हो गया तंबाकू, तंबाकू जो है ये किससे संबंधित है इससे आपको ध्यान रखना है। तंबाकू जो है ये भी आपके सोलेनेसी से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन से कुल से कौन सा संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम के कारण, या ऑप्शन सी तृतीय नियम के कारण, या ऑप्शन सी द्वितीय नियम के कारण, या ऑप्शन डी ये सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में तैरना जो है ये न्यूटन की किस गति के नियम के कारण है, तो तृतीय नियम के कारण। तृतीय नियम को जो है ये कौन सा नियम कहते हैं गाइस, याद रखिएगा तृतीय नियम को जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन का जो है तृतीय नियम को हम क्या कहते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है क्या कहते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम को जो है आपको ध्यान रखना है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं न्यूटन के तृतीय नियम को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम था गाइस, इसे कौन सा नियम कहते हैं, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, दूसरे नियम को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूटन का जो पहला नियम होता है इसे जो है याद रखिएगा, इसे जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है न्यूटन का जो पहला नियम है गाइस, इसे जो है कौन सा नियम कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। मैं इस सारी चीजों को क्लियर कर रही हूँ एक एक करके, प्लीज आप सभी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन का जो है दूसरा नियम जो है ये क्या कहलाता है, न्यूटन का दूसरा नियम जो है इसे हम कौन सा नियम कहते हैं, तो संवेग का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का जो है जो दूसरा नियम है उसे कौन सा नियम कहते हैं, तो न्यूटन के दूसरे नियम को जो है याद रखिएगा, इसे जो है संवेग का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूटन का दूसरा नियम जो है इसे जो है याद रखिएगा, इसे जो है संवेग का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे नियम को क्या कहते हैं, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो मनाली को लेह से जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी माना दर्रा, ऑप्शन सी पीर पंजाल दर्रा, या ऑप्शन डी जोजिला दर्रा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा जो है ये मनाली को लेह से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है। रोहतांग दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस माना दर्रा, माना दर्रा की अगर हम बात करते हैं गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। माना दर्रा जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। माना दर्रा जो है सबसे पहले आपको याद रखना है, ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तो माना दर्रा की अगर हम बात करें तो ये किसको जोड़ता है गाइस, याद रखिएगा उत्तराखंड को जो है याद रखिएगा
उत्तराखंड को जो है याद रखिएगा किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड को जो है आपको ध्यान रखना है तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है माना दर्रा है। अगर हम बात करते हैं कि माना दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। माना दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माना दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। माना दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। माना दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है, तो आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। अगर हम बात करते हैं इसकी पीर पंजाल दर्रा जो है ये मतलब कि किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू को जो है कैसे देखिएगा किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा दर्रा जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा। अगर बात करें ये कहाँ है पीर पंजाल दर्रा, तो पीर पंजाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है, ये दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जो है कैसे देखिएगा, ये जो जोड़ता है ये श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, इससे आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है, इससे आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को जो है आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को जो है आपको ध्यान रखना है किससे जोड़ता है, श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, इससे आपको ध्यान रखना है। श्रीनगर को कारगिल से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो श्रीनगर को कारगिल से जोड़ता है जोजिला दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जोजिला दर्रा आपका कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा जो है ये भी आपका जो है कहाँ है, इसे याद रखिएगा। जोजिला दर्रा ये भी आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में पशुपति की निंदा की गई है, तो आपको बताना है कि कौन सा अशोक का शिलालेख है जिसमें पशुपति की निंदा की गई है। तो आपके ऑप्शन है अशोक के छठा शिलालेख में, ऑप्शन बी अशोक के पहला शिलालेख में, ऑप्शन सी अशोक के सातवां शिलालेख में, या ऑप्शन डी अशोक के नौवां शिलालेख में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का जो है पहला शिलालेख है, इसमें पशुपति की निंदा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अशोक का जो है छठा शिलालेख की अगर हम बात करें, इसमें क्या कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का जो छठा शिलालेख है इसमें जो है आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, इसे आपको लिखना है। अशोक के जो है छठा शिलालेख में जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, इसे आपको ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेख में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि आत्म नियंत्रण की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है आत्म नियंत्रण की जो है आपको ध्यान रखना है। अशोक के छठा शिलालेख में आत्म नियंत्रण की जो है ये आपको ध्यान रखना है। आत्म नियंत्रण की जो है शिक्षा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अशोक के छठा शिलालेख में क्या हुआ है, तो आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अशोक का जो है सातवां शिलालेख में जो है ये क्या कहा गया है, तो अशोक का जो सातवां शिलालेख है इसमें अशोक की जो है तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अशोक के सातवां में क्या है इसे याद रखिएगा। इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है, अशोक का जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो अशोक के जो है तीर्थ यात्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक के तीर्थ यात्रा का जो है उल्लेख किसमें किया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है ये किसमें गया, इससे आपको ध्यान रखना है। अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है ये आपके जो है अशोक के सातवां शिलालेख में, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है ये किसमें गए, इसे याद रखिएगा। अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है ये किसमें है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये है आपका जो है सातवां शिलालेख में है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अशोक का जो है नौवां शिलालेख में क्या है, इसे आपको ध्यान रखना है। अशोक के जो है ये नौवां शिलालेख में क्या कहा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोक का नौवां शिलालेख जो है ये आपको ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का जो है ये आपको ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है आपको ध्यान रखना है। सच्ची, ठीक है, आपका ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें गए, इसे आपको ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें गए, इसे आपको ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें है, तो आपको ध्यान रखना है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये आपके जो है अशोक के जो है नौवां शिलालेख में, ठीक है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख जो है ये किसमें गए, तो याद रखिएगा ये नौवां शिलालेख में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, आपके ऑप्शन बी कह रहा है लखनऊ में, या ऑप्शन सी देहरादून, या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये आपका कहाँ है, तो देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली, ठीक है। तो अगर हम नई दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में आपका कौन कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में आपका सड़क अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है। सड़क अनुसंधान की अगर हम बात करेंगे इससे आपका कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है सड़क अनुसंधान जो है ये आपका नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है सड़क अनुसंधान जो है ये कहाँ है, नई दिल्ली में। उसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ में, लखनऊ की अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है लखनऊ में जो है आपको ध्यान रखना है आपका कौन कौन सा अनुसंधान है। तो याद रखिएगा आपका जो है वनस्पति अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है वनस्पति अनुसंधान जो है, वनस्पति अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको याद रखना है वनस्पति अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में ही आपको ध्यान रखना है। वनस्पति अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है लखनऊ में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इससे आपको याद रखना है जो कि आपको क्या याद रखना है हैदराबाद। हैदराबाद में आपका कौन सा अनुसंधान है इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है हैदराबाद में जो है ये आपका कौन सा अनुसंधान है। तो हैदराबाद में आपका जो है याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपका जो है सॉरी भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है भूभौतिकी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये आपका हैदराबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये कहाँ है, इससे आपको ध्यान रखना है भूभौतिकी अनुसंधान जो है ये आपके हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि वायु दाब मापने के लिए जो है ये किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है बैरोमीटर का, ऑप्शन बी डेंसीमीटर का, ऑप्शन सी बैरोग्राफ का, या ऑप्शन डी डायनेमोमीटर का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं डेंसीमीटर का, ठीक है। डेंसीमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है डेंसीमीटर का उपयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे इस डेंसीमीटर के बारे में तो ये आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थों का जो है घनत्व जो है ये किससे मापा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है तरल पदार्थों का घनत्व घनत्व मापा जाता है, किससे मापा जाता है, इससे याद रखिएगा डेंसीमीटर से मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है किससे मापा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है किससे मापा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है डेंसीमीटर से मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है बैरोग्राफ, ठीक है। तो बैरोग्राफ की अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा इसका माप किस लिए किया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में जो है ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें वायुमंडल में जो है ये आपको ध्यान रखना है वायुमंडल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वायुमंडल में जो है वायुमंडल में जो है आपको ध्यान रखना है वायुमंडल के दाब, ठीक है। आपको लिख लीजिएगा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को, ठीक है। आपको ध्यान रखना वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है, इससे याद रखिएगा वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का, लेकिन बैरोग्राफ अगर आ जाए तो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो है ये किससे मापा जाता है। तो वायुमंडल के दाब के होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो है आपको याद रखना होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो है ये किससे मापा जाता है। तो होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए जो है आपको ध्यान रखना है ये जो है किससे मापा जाता है। तो होने वाले परिवर्तन को किससे मापा जाता है, इससे बैरोग्राफ से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर डायनेमोमीटर की बात करेगा इससे याद रखिएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसका जो है किस लिए किया जाता है, इससे याद रखिएगा इंजन द्वारा जो है उत्पन्न की गई शक्ति को जो है ये किससे मापा जाता है, इससे याद रखिएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को जो है ये किससे मापा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को जो है ये किससे मापा जाता है, इससे उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। और किससे मापा जाता है, इससे देखिएगा ये मापा जाता है आपके डायनेमोमीटर से मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डुरंड रेखा, ऑप्शन सी मेननहेम रेखा या ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है मैकमोहन रेखा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर हम मैकमोहन रेखा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ को ध्यान रखना है। यह देखिएगा 1962 में, यानी कि 1962 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1962 में 1962 में जो है आपको ध्यान रखना है। 1962 में जो है आपको ध्यान रखना है लाइन खींची गई। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये लाइन कब खींची गई। तो यहाँ देखिएगा 1962 में लाइन खींची गई, ये आपको ध्यान रखना है कब खींची गई। तो 1962 में जो है ये लाइन खींची गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसकी लंबाई की अगर हम बात करें कि मैकमोहन रेखा की जो है गाइस याद रखिएगा। अगर हम लंबाई की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई है आपका 890 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है 890 किलोमीटर है। और ये किसके बीच खींची जाती है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ये भारत और चीन के बीच। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये लाइन किसके बीच है। तो ये लाइन जो है ये आपको ध्यान रखना है ये लाइन जो है ये किसके बीच है। तो भारत और चीन के बीच खींची गई है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और चीन के बीच जो है ये लाइन जो है भारत और चीन के बीच जो है ये आपको ध्यान रखना है खींची गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मैकमोहन रेखा के बारे में जो है ये आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं लिखा दी हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अब आ जाते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये कौन सी रेखा है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, इससे आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये कौन सी रेखा है, इससे आपको ध्यान रखना है ये है आपका रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें डुरंड रेखा की अगर हम बात करते हैं इससे आपको ध्यान रखना है ये किसके बीच है, तो याद रखिएगा डुरंड रेखा जो है ये आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जो है आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, इससे आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये कौन सी रेखा है, तो ये है आपका डुरंड रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे सब मेननहेम रेखा की बात करें, मेननहेम रेखा जो है ये कौन से दो देशों के बीच खींची गई है, इससे आपको ध्यान रखना है रूस और फिनलैंड के बीच जो है ये कौन सी रेखा खींची गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि रूस और फिनलैंड के बीच जो है ये कौन सी रेखा खींची गई है, तो रूस और फिनलैंड के बीच जो है ये आपको ध्यान रखना है रूस और फिनलैंड के बीच जो है आपको ध्यान रखना है रूस और फिनलैंड के बीच जो है फिनलैंड के बीच जो है ये कौन सी रेखा खींची गई है, इससे आपको ध्यान रखना है रूस और फिनलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रूस और फिनलैंड के बीच जो है ये कौन सी रेखा खींची गई है, इससे आपको ध्यान रखना है ये मेननहेम रेखा खींची गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि किस नर्तकी का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। तो आपको बताना है कि कौन सी नर्तकी का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। तो आपके ऑप्शन है वैजंती माला का, ऑप्शन बी रुक्मणी देवी का, ऑप्शन सी मृणाली साराभाई का, या ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये जो है आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ का है, इसे आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये आपको ध्यान रखना है ये आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो है कुचिपुड़ी जो है ये आपके कहाँ का है, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन्हें जो है आपको याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा इन्हें जो है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है आपको ध्यान रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे इससे आपको ध्यान रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है आपको ध्यान रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलेगा, इससे याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है ये कब मिलेगा, इससे याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है आपको ध्यान रखना है पुरस्कार जो है ये कब मिला 1977 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कब मिलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इन्हें ये पुरस्कार मिला है 1977 में, यानी 1977 में ये पुरस्कार मिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है आपको ध्यान रखना है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है ये आपको ध्यान रखना है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो अगर हम बात करें इन्हें पद्मश्री कब मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है 1968 में जो है पद्मश्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है। तो आपको बताना है कि 4 स्थानों पे जो है बौद्ध संगीति हुआ था। अब इसमें से आपको बताना है कि इन चारों स्थानों में जो आपको सही क्रम बताना है, यानी पहला कब हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा का क्रम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बोल रहा है कि पहला बौद्ध संगीति जो है कुंडल वन में हुआ, दूसरा जो है पाटलिपुत्र में और तीसरा राजगीर में और चौथा वैशाली में। ऑप्शन बी आपसे बोला है कि पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा कुंडलवन में और चौथा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि पहला बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा कुंडलवन में, तीसरा राजगीर में और चौथा वैशाली में। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि अगर जो है हम बात करें कि आपका जो है आपको ध्यान रखना है कि पहला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि पहला बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पहला बौद्ध संगीति जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये आपके जो है राजगीर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें वैशाली में जो है ये आपको ध्यान रखना है, वैशाली में जो है ये आपका दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र में जो है आपका तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र में आपका तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति जो है ये आपका कुंडल वन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 से 28। तो यहाँ पे अगर हम बात करते गए तो आपको क्या बोल रहा है कि जो आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है ये जो है किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं इसके अनुच्छेद आपके जो है 14 से लेकर 18 तक जो है ये किस चीज का अधिकार है इसमें, तो याद रखिएगा इसमें जो अधिकार दिया गया वो दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना कौन सा अधिकार दिया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना है समानता का अधिकार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 में जो है क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 से 22 में जो है आपको ध्यान रखना है कौन सा अधिकार दिया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद आपका 23 से 24 में जो है ये क्या दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 से 24 में जो है आपको ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 23 से 24 में जो है आपको ध्यान रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये किसमें है, इससे आपको ध्यान रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो है ये आपका 23 से 24 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो है आपका 25 से लेकर 28 जो है ये आपको ध्यान रखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो आपको बताना है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है ये किस अनुसूची में है। तो आपकी टोटल अनुसूची की अगर हम बात करें, अनुसूची आपका कितना है इससे देखिएगा, पहले 8 था, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो है ये कितना है इससे देखिएगा, वर्तमान में जो है ये कितना सूची है इससे देखिएगा, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें जो है आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि संघ और राज्यों का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, तो आपका जो है ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। ठीक है, तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें द्वितीय अनुसूची में जो है ये आपका क्या दिया हुआ है, तो जैसे देखिएगा वेतन से संबंधित आपका कौन सा अनुसूची है, तो वेतन से संबंधित जो है, वेतन से संबंधित जो है ये आपको कौन सा है देखिएगा, वेतन से संबंधित। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वेतन से संबंधित आपका कौन सा अनुसूची है, ये आपका द्वितीय अनुसूची है। उसके अलावा अगर हम बात करें चतुर्थ अनुसूची जो है आपके किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सा है, तो ये
आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चौथा, सीटों के आवंटन से जो है आपको ध्यान रखना है, सीटों के आवंटन से संबंधित जो है ये कौन सा अनुसूची है, तो सीटों के आवंटन से संबंधित जो है ये कौन सा अनुसूची है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका अनुसूची 4 जो है ये आपके सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है तृतीय अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है, तो अगर हम तृतीय अनुसूची की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है शपथ से संबंधित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये जो है ये किससे संबंधित है, इससे याद रखिएगा, तृतीय अनुसूची जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके शपथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी बिंबिसार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था ये कौन था, बिंदुसार था, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बिंदुसार से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट को देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदुसार का जो है गाइस, ये देखिएगा सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे शासन काल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शासन काल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बिंदुसार का जो है शासन काल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा ये था 297 से लेके 297 से लेके जो है याद रखिएगा 279 तक था, ये आपको ध्यान रखना है। 297 से लेकर जो है 279 तक था, यानी कि 297 से 279 ईसा पूर्व जो है इसका शासन काल था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पहला शासन काल हो गया, दूसरा जो है याद रखिएगा ये जो है अशोक जो है ये आपको ध्यान रखना है बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक, आपको याद रखना है कि अशोक जो है ये आपको ध्यान रखना है, अशोक जो है अशोक इनके पुत्र थे, अशोक जो है आपको ध्यान रखना है, अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे, तो याद रखिएगा अशोक पुत्र थे इनके, ये आपको ध्यान रखना, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट जो है ये आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है ये क्या कहा जाता था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है अमित्र। ठीक है, इन्हें जो है ये क्या कहा जाता था गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है अमित्र घात कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है ये क्या कहा जाता था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है अमित्र घात कहा जाता था। ठीक है, इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है अमित्र घात, यानी कि आपको ध्यान रखना है क्या, इन्हें जो है अमित्र घात कहा जाता था, यानी कि शत्रुओं को ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो है ये क्या कहा जाता था guys, ये आपको ध्यान रखना है इन्हें जो है अमित्र घात कहा जाता था, यानी कि जो है क्या होता है इसका मतलब, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है शत्रुओं का नाश करने वाला जो है, शत्रुओं का नाश करने वाला को क्या कहते हैं, तो शत्रुओं का नाश करने वाला को जो है अमित्र घात कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें जो है अमित्र घात जो है याद रखिएगा इन्हें जो है अमित्र घात कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे जितने भी पॉइंट लिखा रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो आपके ऑप्शन है स्त्री के क्रोमोसोम पे, ऑप्शन डी पुरुष के क्रोमोसोम पे, या ऑप्शन सी तंत्रिका आवेग पे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है ये आपको ध्यान रखना है पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपकी फीमेल है, यानी कि फीमेल यानी कि ये जो है आपकी स्त्री है। ठीक है, और दूसरा जो है ये आपका कौन सा है guys? ये आपको ध्यान रखना है मेल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम का। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल क्रोमोसोम जो है ये कितना होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं कि टोटल क्रोमोसोम जो है ये आपका कितना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल क्रोमोसोम जो है ये आपको ध्यान रखना है, टोटल क्रोमोसोम जो है ये आपको ध्यान रखना है ये कितना होता है guys? तो याद रखना है टोटल क्रोमोसोम आपका 46 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल क्रोमोसोम आपका कितना होता है guys? तो याद रखिएगा टोटल क्रोमोसोम जो है ये आपका 46 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें से जो है ये देखिएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने जोड़े, अगर जोड़े में पूछे तो याद रखिएगा 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े जो है ये आपको ध्यान रखना है, 23 जोड़े जो है ये आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, और सीधा अगर पूछे तो ये आपको ध्यान रखना 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, तो मेल में अगर हम बात करें तो ये आपका एक्स एक्स जो है मेल में जो है ये आपको ध्यान रखना है एक्स एक्स आपका क्रोमोसोम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल में जो है ये आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो ये पुरुष पे डिपेंड करता है, अगर पुरुष में जो है अगर एक्स एक्स जाएगा गाइस, याद रखिएगा ये आपका अगर एक्स एक्स जाता है तो ये क्या होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है एक्स एक्स जाएगा तो ये आपका
ये आपको जो है क्या होगा, डॉटर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है एक्स एक्स जो क्रोमोसोम जाएगा तो ये डॉटर होगा। और अगर हम बात करें गाइस जो कि आपका जो है एक्स वाई अगर क्रोमोसोम जाता है, यानी कि इनकी तरफ से जो है वाई आएगा गाइस, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जब होता है तो सन, और एक एक्स होता है तो डॉटर। डॉटर तो इसमें जो है मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स ही होते हैं। तो अगर एक्स होगा तो डॉटर और वाई होगा तो सन होगा, तो ये किस पे डिपेंड कर गया, तो ये जो है आपके मेल के क्रोमोसोम पे डिपेंड कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, या ऑप्शन बी क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान अधिक होता है, या ऑप्शन सी क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, या ऑप्शन डी क्योंकि उसका क्रांतिक तापमान कम होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान जो है बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका ज्वलन तापमान जो है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा 34 डिग्री सेल्सियस होता है इसका ज्वलन तापमान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 34 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है जापान से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ से, या ऑप्शन डी अमेरिका से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कब लगाया जाता है, इसे आपको ध्यान रखना है। संविधान का अतिक्रमण, अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के अतिक्रमण करने से जो है इस पर महाभियोग लग जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। संविधान का अतिक्रमण करने से जो है, ये आपको ध्यान रखना है, संविधान का अतिक्रमण करने से जो है महाभियोग लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो है महाभियोग जो है ये किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद जो है ये आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अमेरिका के संविधान से और कौन कौन सा लिया गया, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है, दूसरा जो है आपको याद रखना है क्या लिया गया, तो मौलिक अधिकार जो है ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, इससे आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार जो है ये आपके जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जो कि आपके जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक जो है ये किसके जीवन पर आधारित है, ये आपसे पूछा है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी अमिताभ घोष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम के गांधी। अगर हम बात करें ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये पुस्तक जो है ये आपको ध्यान रखना है गुजराती भाषा में थी, आपको ध्यान रखना कौन सी भाषा में थी, तो ये आपको ध्यान रखना ये पुस्तक जो है आपकी गुजराती भाषा में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है, यानी कि आंख में जो है प्रकाश प्रवेश करता है तो वो किसके द्वारा आप नियंत्रित करते हैं, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है पीपल्स के द्वारा, पीपल के द्वारा, ऑप्शन बी रेटिना के द्वारा, ऑप्शन सी आइरिस के द्वारा, या ऑप्शन डी कॉर्निया के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइरिस के द्वारा जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित या फिर नियमित किया जाता है। ठीक है, तो गाइस आपका जो रेलवे ग्रुप टेट का प्रीवियस ईयर सेट था, सेट आपका 10 जो था ये यहीं कंप्लीट हो जाता है गाइस। अगर यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।